ये या तो उनका लकीली ये चल रहा था, वो फॉर्मूला उनके पास नहीं था कि जिसको फॉर्मूला को वो रेप्लिकेट करे, सेकंड हम्म। ब्रांच खोले, थर्ड ब्रांच खोले और वही फॉर्मूला रेप्लिकेट हो रहा है। क्या इशू हो जाता है या क्या सही टाइम है किसी को एक्सपांड करने के लिए? तो जैसे कोई एकेडमी हमें हेयर स्टाइलिंग सिखा सकती है, जी। मगर एक सैलून कैसे अच्छे से चलाया जाए ये कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। तो जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, जैसे बस सैलून खोलना है, इस फील्ड का आता कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, नो अबाउट्स नहीं है, तो भी वो सैलून खोल लेते हैं। हम लोग को ये स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि ओनर बड़ा कर सकता है या नहीं कर सकता। जो सैलून ओनर है उसको अगर नॉलेज नहीं हो तो उसको जो स्टाफ है ना वो बहुत उल्लू बना देता है, उसका बहुत नुकसान भी करता है। ये बोल करके नहीं, इसमें तो इतना ही कलर जाता है या इतना ही ट्यूब जाते हैं या ये ट्रीटमेंट में तो इतना ही प्रोडक्ट लगेगा, इससे नीचे होगा ही नहीं। राइट। और वो कहीं ना कहीं उस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते और फिर उनके सर्वाइवल पे आ जाती है बात। तो ये जानना चाहता हूँ कि ना कई बार ऐसा होता है कि सैलून, कभी कभी सैलून बहुत अच्छा चल रहा है एंड देन दे एक्सपांड, वो एक और ब्रांच खोलते हैं या मल्टीपल ब्रांचेस खोलते हैं एंड देन वहां से कोलैप्स होकर वापस से एक ही ब्रांच पे आ जाते हैं या तो ब्रांड ही बंद हो जाता है। जी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रॉन्ग टाइम पे एक्सपांड किया, ये या तो उनका लकीली ये चल रहा था, वो फॉर्मूला उनके पास नहीं था कि जिसको फॉर्मूला को वो रेप्लिकेट करे, सेकंड ब्रांच खोले, थर्ड ब्रांच खोले और वही फॉर्मूला रेप्लिकेट हो रहा है। क्या इशू हो जाता है या क्या सही टाइम है किसी को एक्सपांड करने के लिए? ओके, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू एक्सपांड। पहली चीज तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक्सपांड नहीं कर सकते, लेकिन आपके एक्सपांड करने का मकसद क्या है और क्यों कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। ओके, अब देखो मैं एग्जांपल दूंगा। एक ग्लास है, ठीक है, ये एम्प्टी ग्लास था, ये समझ लीजिए आपका सैलून है। अब एक जग है, वो समझ लीजिए आपकी एरिया है, उसके अंदर पानी है। ओके, वो पानी जो है वो क्लाइंट्स है। तो आप जब जग में से पानी डालते हो, ये सैलून फुल हो गया है। अब क्या एरिया में और भी हमारे पास क्लाइंट्स है, स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे और एक ग्लास लगेगा। तो दैट इज वेयर यू आर एक्सपांडिंग नाउ, राइट। क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है, क्लाइंट्स आना चाहते हैं, लेकिन एक सैलून में लिमिटेशंस होती है, टाइम की, चेयर की, स्पेस की, लोगों की। तो वो लिमिटेशंस है, उसके कारण दूसरा ब्रांच आ गया। अब दूसरा ब्रांच तो इसलिए आता है, लेकिन पहली वाली ब्रांच की प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें होल्स होते हैं। ओके, लूप होल्स है ना। तो अब अगर होल होगा ग्लास में तो क्या होगा, पानी बेर हो जाएगा। अब आप जितना भी डालोगे वो बह जाएगा, क्योंकि आपको बढ़ने के लिए क्लाइंट्स ने रिपीट क्लाइंट्स की जरूरत थी, अब वो था नहीं। तो अब जैसे आपने कहा कि हम एक्सपांड कर रहे होते हैं और फिर जब सेकंड पे जाते हैं तो प्रॉब्लम कहां जाती है। देखिए, जब आपकी पहली शॉप थी तो वहां पे ज्यादा करके क्या हो गया कि जब ओनर होता है उसमें से जो पैसा निकल रहा होता है ना, उससे वो अपनी लाइफस्टाइल बना रहा होता है, तो उसे री इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है। उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे कितना एक्सपांशन तक लेके जाना है, फिर मुझे मेरी लाइफस्टाइल्स को सुधारना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जैसे ही जैसे उसे पैसे आने शुरू करते तो वो आईफोन खरीद लेगा, वो गाड़ियां खरीद लेगा, वो टूर पे चला जाएगा, वो हॉलीडेज मनाएगा। तो आप एक सैलून के ऊपर कितना भार डाल दोगे। ओके, और वो फ्यूचर भी नहीं देख पा रहा होता है, उसे ये नहीं पता हो रहा कि आगे मार्केट ट्रेंड क्या आएगा। ओके, उसे ये भी नहीं देखने को उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आगे जाके क्या कॉर्पोरेट कल्चर आ जाएगा, या कोई बड़े इंडस्ट्री के लोग जो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे वो आना शुरू कर देंगे, क्या ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा। तो वो फ्यूचर का देख रहा नहीं होता, उसे लगता है मैं सेट हो गया। तो यहां पे हो जाती है उसकी गड़बड़। तो क्या हो जाता है, जो पहला शॉप होता है वो उससे अपनी लाइफस्टाइल बना चुका होता है और उसे लगता है कि भाई मेरे पास क्लाइंट्स आ गए, लेकिन उसे लूपहोल्स के बारे में नहीं पता होता है और वो दूसरी ब्रांच डाल देता है लोन लेके, या फिर कुछ कहते हैं ना कोलैटरल लोन्स लेके, और वहां का इसका ईएमआई भारी पड़ जाता है। ऑलरेडी ईएमआई पे रहता है, ऑलरेडी और एक ईएमआई चढ़ा देता है और क्लाइंट्स घटते जाते हैं। तो यहां पे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस को कहते हैं ना लेवल अप जब करना होगा तो क्या प्लानिंग है। तो उसे प्लानिंग नहीं पता होता, फ्यूचर प्लान्स नहीं पता होता है। तो जहां पैसा री इन्वेस्ट होना चाहिए था वहां एक्सपेंस हो गया, और वो गलत एक्सपेंस ही जो होता है उसे फंसा देता है। अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, अभी मेरी एक शॉप है और आज मैंने 3 साल इसमें निकाले, फिर मैंने उसमें से अपना घर खरीदना शुरू कर दिया, अपनी गाड़ियां खरीदना शुरू कर दी, अपना सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं तो ऑलरेडी ईएमआई पे तो हूं ही। ओके,
जबकि अगर मैं समझो वो पैसे को मैं री इन्वेस्ट करता, फिर से री इन्वेस्ट करता, फिर से री इन्वेस्ट करता, और मैं एक 10 साल में 10 सैलून बना देता, फिर मेरे को थोड़ी राहत भी होती, क्योंकि हर जगह से अगर मुझे 50,000 का भी प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब ये 10 सैलून के हिसाब से महीने का मेरा 5 लाख का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब मैं अपनी लाइफस्टाइल भी देख सकता था और अपनी ग्रोथ भी देख सकता था। तो मेरे हिसाब से जो लोग अपना 10 सैलून खोलने से पहले जो अपनी लाइफस्टाइल पे डाल देते हैं, वहां पे दिक्कतें ज्यादा आती हैं। तो आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए 10 सैलून्स, तब तक आपका जीवन जो है ना वो वही होना चाहिए जो आपने स्टार्ट किया था। 10 सैलून के बाद आप चेंज कर सकते हो, उसके पहले नहीं। पर अगर ऐसे सोचे कि अगर वो एक्सपैंड कर रहे हैं और लाइफस्टाइल को नहीं रखते हैं ध्यान में, कि लाइफस्टाइल पे ही खर्चा नहीं किया है लेकिन एक्सपेंशन पे ध्यान दिया है, और एक्सपेंशन फिर भी अगर वो नहीं कर पा रहे उसको, तो देन व्हाट आर द फेलियर्स? ओके, फिर आप अगर देखोगे तो मॉडल, बिजनेस मॉडल भी एक चीज होती है। अब बिजनेस मॉडल उनको नहीं समझ में आता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 स्क्वायर फीट की शॉप है आपकी, तो आपको 500 स्क्वायर फीट की ही शॉप खोलनी चाहिए, बिकॉज आप उसकी मास्टर्स बन जाते हो। और आपको ये पता होता है कि मेरा एक स्क्वायर फीट में मेरा कितना बिजनेस चलता है, मेरे को कितना स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे कितना प्रोडक्ट लगेगा, प्लस मेरे खर्चे कितने होते हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से कितना खर्चा आगे बढ़ेगा। तो आप एक मॉडल को मास्टर करते हो। अगर आपने उसको मास्टर कर दिया और उसी को ही अगर आपने बढ़ाया तो आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन कभी ये क्या हो जाता है, अगर आपकी 500 स्क्वायर फीट की शॉप होती है तो लोगों को लगता है अरे मैं तो हीरो बन गया, अब मैं 1000 के स्क्वायर फीट की खोलूंगा। लेकिन उसको उसकी मास्टरी नहीं होती है, उसको वो ये संभाल सकता था बट ये नहीं संभाल सकता। तो वहां पे जाके फिर से उसके फाइनेंशियल्स के प्रॉब्लम्स आती है, उसकी प्लानिंग बिगड़ती है, उसका बजट बिगड़ता है। मॉडल को ही रेप्लिकेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए मॉडल्स तो आपके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे आप जब तक एक अपनी प्रॉपर टीम भी बनाते हो जो ऑपरेट करेगा, तब तक आपको एक ही मॉडल को स्टिक होकर चलना पड़ेगा। फिर आप आगे जाके आप चाहे कैसे भी इसको आप बड़ा करो, वो कोई इशू नहीं आएगा। अगर आपने समझो फीमेल ब्यूटी पार्लर से स्टार्ट किया, तो मैं ये कहूंगा कि 10 पहले तो फीमेल ब्यूटी पार्लर पे ही ध्यान दो। अगर आपने बीच में यूनिसेक्स डाल दिया या आपने एक स्पा डाल दिया, आपने फिर ये कर दिया, इट्स लाइक आप खुद अपना टेम्पो और मोमेंटो बिगाड़ रहे हो। बराबर। तो उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। एटलीस्ट फॉर मिनिमम 10 इयर्स में 10 सैलून्स आपके जब तक ना बन जाए। एंड देन आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि आपने पहले, देखिए जैसे मैंने कहा ना कि आपका पैसा आता है, आप दूसरे सैलून में लगाते हो, तीसरा पैसा आता है, फिर उसके चौथे पे लगाते हो, ऐसे करके आप 10 सैलून पे लगाते हो। फिर भी उसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फिर से लाइफस्टाइल पे खर्चा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब आपको अपनी टीम पे लगाना है पैसा। अब आपको पता होना चाहिए कि मेरा एडमिन स्टाफ कब आएगा, मेरा ऑपरेटिंग स्टाफ कब आएगा, मेरा एचआर स्टाफ कब आएगा। देखिए एक आदमी क्या ही कर लेगा और कितना ही कर लेगा, एंड उसे एक प्रॉपर टीम की जरूरत है। अगर आज अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा को भी बाकी के 11 प्लेयर जैसे होते हैं उसमें से 10 प्लेयर और लगते ही हैं। उसके अलावा उसे मैनेजमेंट टीम भी लगती है, उसे ग्राउंड स्टाफ भी लगता है, उसे एक प्रॉपर पूरा एम्बियंस भी लगता है, तब जाके आप वर्ल्ड कप जीतते हो। सो इट्स अ स्टोरी अबाउट एवरीवन। जैसे कि आपने बोला कि सैलून ओनर जो है खुद क्या क्या कर लेगा, उसको एक अच्छी टीम की जरूरत है। और जैसे कि बाकी बिजनेसेस में बोला जाता है कि ओनर हैज टू बी अ गुड मैनेजर, सब कुछ उसको डेलीगेट करना आना चाहिए जी। खुद हैंड्स ऑन नहीं भी करे लेकिन उसको डेलीगेट करना आना चाहिए। बट सैलून में हम इसका थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी देखते हैं। जहां तक हम देखते हैं बात करते हैं तो ये पता चलता है कि सैलून ओनर्स ये बोलते हैं कि यार अच्छा है मुझे ये स्किल आती है, वरना तो स्टाफ मेरे को नचा देता। अच्छा है कि मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ स्टाफ के ऊपर इस फील्ड में। और कई बार ऐसे होता भी है कि सैलून ओनर ने किसी एक पर्सन पे पर्टिकुलरली भरोसा करके सैलून में इन्वेस्ट किया और थोड़े टाइम के बाद में या तो वो पर्सन छोड़ के चले गया या तो उसी ने कंपटीशन में सामने सैलून खोल लिया। राइट। तो वो हेल्पलेस हो जाता है उस टाइम पे सैलून ओनर। तो क्या सैलून ओनर को भी एक टेक्नीशियन होना, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो या चाहे हेयर स्टाइलिस्ट हो या ब्यूटी टेक्नीशियन हो, ब्यूटी थेरेपिस्ट हो, ऐसा होना जरूरी है कि सिर्फ ऊपर से भी हो या एक अच्छा मैनेजर ही हो तो भी चला लेगा? राइट। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो लैक्मे जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ब्रांड है और उसके चेन ऑफ सैलून्स है। तो उसके ओनर तो होगा नहीं, सीईओ तो जरूर होगा, तो वो तो नॉन टेक्निकल है। अगर मैं इंडिया की सबसे बड़ी चेन ऑफ सैलून की बात करता हूँ नेचुरल्स की, तो उसके ओनर जो है मिस्टर सीके कुमारवेल, ना ही वो हेयर ड्रेसर है, ना ही मेकअप आर्टिस्ट है, ना ही ब्यूटिशियन है।
अगर हम बॉम्बे की बात करते हैं तो बॉम्बे में अगर हम देखते हैं कि वन ऑफ द प्रीमियम सैलून चेन जब आया था तो इट वाज एनरिच। तो उनके ओनर्स जब उन्होंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, विक्रम, मुकेश एंड रोहित, दे वर ऑल्सो नॉन हेयर ड्रेसर, ना ही वो हेयर ड्रेसर थे, ना ही टेक्निकल थे, ना ही वो ब्यूटिशियंस थे। और यही वो लोग हैं जो चेन ऑफ सैलून्स चला रहे हैं, और जो टेक्निकल लोग हैं वही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका रोल क्या है। पहले जब आप एकेडमी में सीखने जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तब आप स्टूडेंट हो, फिर आपको एम्प्लॉय बनना होता है, वहां पे आपको परफॉर्मेंस देना होता है। फिर जब आप एम्प्लॉयर बनते हो तो आप वो एम्प्लॉय वाला माइंडसेट लेके नहीं चल सकते हो। तब आपको ये देखना होता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स क्लाइंटल, टूवर्ड्स माय पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, टूवर्ड्स एंड एवरीबॉडी, एंड उसे उसको एक्सपांड करना है, उस कल्चर को उसको एक्सपांड करना है। अब कल्चर को एक्सपांड कब कर पाएगा कि जब उसे खुद के विश्वास होगा कि वो जो बेच रहा है वो सही है। बेसिकली कोई तो ऐसा फॉर्मूला है अलग जो वो लोग लगाते होंगे, जैसे अभी आपने बोला। हाँ, एक ही है। अगर मैं इसको थोड़ा अभी सिंस हम लोग ने वर्ल्ड कप जीता है तो मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ। सी, सचिन तेंदुलकर इज सेड टू बी एज द गॉड ऑफ द क्रिकेट। हम उनको बहुत पूछते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल है, पूरे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे। ओके, और आज भी अगर हम देखते हैं तो हम उनको उसी तरीके से देखते हैं, इवन आफ्टर ही हैज रिटायर्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं सचिन तेंदुलकर को एक एग्जांपल इनको एक तोलने वाला हूं एज एन ओनर के हिसाब से, एज ए सैलून ओनर के हिसाब से। ओके, अब सैलून ओनर के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मेरे को घर चलाना है, मेरे को बच्चों की पढ़ाई देखनी है, मेरे को मेरी लाइफस्टाइल देखनी है, मेरे को मेरे सेविंग्स देखने हैं, मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट देखने हैं। ओके, मेरे को मेरे खर्चे देखने हैं, सैलून के भी देखने हैं, और मेरे को मेरा फ्यूचर भी देखना है। ओके, और उसे सब कुछ चाहिए होता है, उसको आईफोन से लेके उसके सारी ड्रीम्स और इच्छाएं सारी चीजें होती है। ओके, ये इसी के दिमाग में रख के वो काम कर रहा होता है। जबकि सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूंगा तो वो बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। उनको सिर्फ ये देखना होता है कि जो बॉल आएगी वो खेलूंगा कैसे। अगर जो बॉल ऐसे आ रही है, या हुक करना है, ड्राइव करना है, जैसे भी उसे खेलना है, जैसे जो बॉल का जिस प्रकार से बॉल गिर रही है उस हिसाब से ही मुझे खेलना है, ये अपने आप बाउंड्री तक पहुंच जाएगी। अगर ये बाउंड्री तक पहुंचेगी तो स्कोर बनेंगे, अगर स्कोर बनेंगे तो देश जीतेगा, देश जीतेगा तो मेरा नाम तो हो ही जाएगा। अगर मेरा नाम हो रहा है तो मैं हमेशा खेलता रहूंगा, और मैं जब तक खेलता रहूंगा मेरे को मेरी सैलरी मिलेगी, और मैं जितना जिताता रहूंगा मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा। तो अगर मैं एम्बेसडर बनूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, पैसों से सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं क्रिकेट इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मेरे को नाम, शोहरत, पैसा, इसको उसको। उनके दिमाग में ये था कि ये बॉलर है, ये बॉल ऐसा पड़ेगा, मैं ऐसा खेलूंगा। दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि मुझे खेलना कैसा है बॉलर। अब यहाँ पे मेरा बॉल क्या है, यहाँ पे मेरे लिए मेरा क्लाइंट, कि ये क्लाइंट ऐसा है तो उसे ऐसी सर्विस दो, ये ऐसा है तो इसे ऐसी सर्विस दो, ये क्लाइंट को ये ऐसी सर्विस दो, सब खुश हो जाएंगे, आपका काम चलता रहेगा। हम अपने क्लाइंट्स को, जो फॉर्मूला है वो वही है कि क्लाइंट, कि आप अपने क्लाइंट्स को देख के काम करो। जैसे क्रिकेटर या बैट्समैन जो होता है वो ये देखता है कि जो बॉल आई कैसे खेलना है, बेसिकली जस्टिफाइंग योर वर्क। एग्जैक्टली। आप उस पर फोकस करो ना कि गेंद कैसे खेलनी है, यहाँ पे आप सिर्फ इतना फोकस करो कि आपको क्लाइंट कैसे खेलना है, बाकी का काम बन जाएगा आपका। तो जैसे कोई एकेडमी हमें हेयर स्टाइलिंग सिखा सकती है जी, मगर एक सैलून कैसे अच्छे से चलाया जाए ये कोई नहीं सिखा सकता। बिल्कुल। तो जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, जैसे बस सैलून खोलना है, इस फील्ड का आता कुछ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, नो अबाउट्स नहीं है, तो भी वो सैलून खोल लेते हैं। तो उनको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज वो तो कोई एकेडमी से निकले नहीं है। हाँ, देखिए यहाँ पे आप पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप इस ट्रेड में आए क्यों, वहीं से पूरी कहानी शुरू होती है ना। अभी सचिन तेंदुलकर को अगर ये कहा जाए कि आपने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू किया, तो उसको बोला मेरे को देश को जिताना है, सिंपल है। मतलब एक ही चीज है ना, इफ यू आर प्लेइंग फॉर इंडिया तो आपका मेंटालिटी यही कहना चाहिए ना, मेरे को देश को जिताना है, हर मैच जिताना है, हर मैच जिताना है। तो लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या कहती है कि मेरे को क्लाइंट को अच्छा देना ही नहीं है। अगर वो नहीं है दिमाग में तो बाकी क्या बचा, ही वांट्स मनी, नाम, शोहरत, पैसे के लिए आया हूं, ठीक है, तो आप जीतने वाले तो हो नहीं, पहले से नहीं जीत सकते आप, मतलब आपने एंट्री गलत कर दी आपने। तो अब अगर गलत एंट्री कर दी आपने तो अब क्या होगा, आप ना क्लाइंट को तो आप समझ ही नहीं रहे हो पहली चीज तो फिर आपका पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग बनेगा कौन से भी आप पे, बिकॉज अगर क्लाइंट ही दिमाग में नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, तो आपका तो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया।
उसी को ही निकल गया, आपने निकाल के साइड में कर दिया है। तो आई थिंक सो एवरी पर्सन, अगर आप सैलून लाइन में आ रहे हो तो आपको कोई गैप दिखा होगा, या आपसे कोई इनजस्टिस हुआ होगा, या आप देख रहे हो कि मार्केट में इनजस्टिस चल रहा है, तो ही तो उसको सॉर्ट करने ना। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज बेसिकली सॉल्यूशन। अगर आपने अच्छा सॉल्यूशन दिया है और हमेशा देते रहोगे और हमेशा आप उसको प्रोटेक्ट और केयर करते रहोगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, तब तक आप सरवाइव करने वाले हो। ओके, दैट इज योर बेसिकली अ पर्पस, कि भाई मेरे को मेरा पर्पस है वो। तो अगर आपका पर्पस ही आइडेंटिफाई आपने नहीं किया है तो देन आपको सैलून लाइन में नहीं आना चाहिए। एक्चुअली सैलून के आप किसी भी लाइन में नहीं जा सकते हो एक्चुअली। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सिर्फ सैलून बंद नहीं होते, रेस्टोरेंट्स भी बंद होती है। बहुत सारे लोगों कहते हैं हम रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, हम कैफे खोलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो उनका कोई पर्पस नहीं होता खुलने का। उनको सिर्फ ये दिखता है भाई रेस्टोरेंट होगा, थोड़ा शो शाइन करेंगे, पैसे बनाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे। तो दे ओनली सी द अदर साइड ऑफ सक्सेस, दे डोंट सी द हार्डशिप ऑफ दैट सक्सेस, या फिर क्लाइंटेल को क्या क्या उन्होंने फेस किया है, क्या क्या समझा है। हर चीज, आपकी कहानी, पूरी कहानी क्लाइंट से शुरू होने वाली है यहाँ पे। तो बेसिकली जो भी नया सैलून खोलते हैं तो उन्हें पहले बहुत उस चीज के बारे में समझना जरूरी है कि वो क्यों खोल रहे हैं। बिल्कुल। एंड आर दे रियली वेल इक्विप्ड, वेल रेडी टू फेस द चैलेंज। और क्योंकि हर चीज में उनको चैलेंज आएगा, ये ना इनको इस फील्ड के बारे में पता है। Right. तो आई थिंक दिस इज ओके। देखिए, हम वैसे अगर बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा मैथमेटिक्स आता है, कॉमर्स आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट एक्चुअली बिजनेस स्पिरिचुअल होता है थोड़ा। आपका पर्पस क्या है इस बिजनेस को करने का? अगर आपको वही नहीं पता है तो बाकी सब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोई भी बिजनेस? सी, यू आर अ मास्टर ऑफ दैट स्किल। ओके, यू आर अ मास्टर ऑफ दैट स्किल करके आप जो है वो बिजनेस में उतरते हो। ओके, वो स्किल है। वो स्किल को आपको पता है कि मुझे भी अच्छा मेरे को चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं, मैं चाहिए हाइजीन दिखूं, मैं वेलनेस की बातें करता है, तो वो ऑलरेडी पैशनेट है उस चीज को लेके, तो वो उसमें और बेटर कर पाएगा। राइट। ओके, जैसे कि अगर मैं पैशनेट हूँ हेयर एंड ब्यूटी का, तो मैं अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकता। राइट। अगर आप मेरे को बोलोगे कि अरे मेरा बच्चा है, इसको हम कोर्स करा लेंगे म्यूजिक का, तो ये तो तानसेन बन जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। उसी के अंदर तानसेन बनने का कोई शौक नहीं था। और इनफैक्ट तानसेन वाज आल्सो कि भाई मेरे राग जो हैं या मेरे जो गाने हैं या ये क्या चेंजेस लेके आ सकता है, या फिर क्या डिफरेंट कर सकता है, लोगों को कैसे भला कर सकता है, तो ही तो आप उतरोगे ना। ट्रू। देखो, आप उस डॉक्टर के पास जाओगे कि जो ये सोचता है कि इसकी बीमारी ठीक है, इससे तो मैं लूट लूंगा। आप जाओगे उसके पास? नहीं ना, कोई भी ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेगा। तो वही होता रहता है कि आपको अगर क्लाइंट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी जेब के साथ इंटरेस्ट रखते हो या पैसे के साथ रखते हो, तो आपका सैलून फेल हो जाएगा। तो ये तो पर्पस एकदम इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन को थोड़ा आगे मैं ये करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि सैलून ओनर, जो नए सैलून ओनर बनना चाह रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि और क्या क्या स्टेप्स है जो अभी कोई जिनको अभी जो सोच रहे हैं कि वो भी सैलून इंडस्ट्री में आए, सैलून ओनर बने, या तो टेक्निकल पर्सन है या तो नहीं है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स अदर देन के क्लाइंट के ऊपर फोकस करना है वो तो है ही, बट उनको स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसे स्टेप्स अगर हम बताएं जिससे वो चीज़ों पे अपने पाथ पे सही चले और उसको ब्रांड बना सकें, तो ऐसे कुछ चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें, जो लोग देख रहे हैं और एस्पायर कर रहे हैं, डिजायर कर रहे हैं कि अभी हमको भी अपना सैलून खोलना है। ओके, देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले तो सैलून लाइन में आना क्यों है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज की तारीख में हम देखते हैं सैलून के अंदर ड्रायर्स होते हैं, आयनिंग मशीन होती है, ओके, सीजर्स होते हैं। ये सब इंडिया पे तो बनता नहीं है, ये तो कहीं और से आ रहा होता है। ठीक है ना, जबकि ये सब टेक्नोलॉजी है और हमारे देश में IIT भी है और IIM भी है, और हम फिर भी ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? सो पहली चीज तो आपको एक इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। सी, योर कंट्री इज योर होम। ओके, सो आपका पूरा खेल जो है उस कंट्री से रिलेटेड तो होता ही है, बट ये कैसे कि दुनिया को हेल्प कर सकता है, वहां से कहानी शुरू होती है पूरी। ओके, कि मैं अगर सैलून बनाता हूं तो क्लाइंट के लिए क्या बेटर होने वाला है। चलो, क्लाइंट के लिए तो बेटर हो गया, लेकिन ये प्रोडक्ट मार्केट में जो अवेलेबल है, ये तो इसके तो हमेशा प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो अब मैं इसके अंदर मैं इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढूं कि आई कैन क्रिएट दैट प्रोडक्ट इन माय फैक्ट्री एंड मैं ये सर्विसेज दे सकूं।
फिर मैं और ऐसे आगे जाके क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं टुवर्ड्स द कंट्री एज वेल एज द इंडस्ट्री इन द होल वर्ल्ड। अब फॉर एग्जांपल इंडियन सैलून इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो सब कुछ वेस्ट से आया है, बाहर से अंदर आया है, चाहे वो हेयर ड्रायर हो चाहे सीजर हो। ओके, हमारे यहाँ पे इतना पुराना कल्चर है। अगर आपको द डांसिंग लेडी नेशनल म्यूजियम है हमारा दिल्ली में, वहां पे मोहनजोदारो से निकली हुई एक मूर्त है, 5000 साल ऑलमोस्ट उसको होने आए होंगे आज की तारीख में, द डांसिंग लेडी, उसकी हेयर स्टाइल बनी हुई है। आप खजुराहो टेम्पल्स में जाओगे तो वहां पे हेयर स्टाइल्स बनी हुई है। आपने एक बहुत पुराना मोहनजोदारो का टेक्स्ट बुक में हमने एक देखा था, द प्रीस्ट करके एक स्टैच्यू था जिसके से दाढ़ी है। बहुत सारे लोग उनको नरेंद्र मोदी जी है करके ऐसे कंपेयर भी करते हैं, कभी कभी हमने ऐसे पॉडकास्ट देखा हुआ था तब। तो वो प्रीस्ट ऐसे बने हुए हैं, मतलब आपको अगर उसको 360 देख रहोगे तो उसके बाल भी बने हुए हैं और उनको उन्होंने आराम से हेयर स्टाइलिंग की हुई है, उनकी शेप में है दाढ़ी, मतलब उनके बियर्ड शेप में है। अब वो कौन से टूल्स यूज कर रहे थे? ये तो उस टाइम पे बाहर से कुछ आ ही नहीं रहा था, सब कुछ तो यहीं पे बन रहा था। 5000 साल पुराना हमारा हेयर एंड ब्यूटी का कल्चर है, 5000 साल पुराना, बट वी हैव लॉस्ट दैट कल्चर। आज हमारा प्रॉब्लम ये है, पता नहीं शायद ये हमारे 200 साल की जो गुलामी हुई है ना जो गोरों की, जब तक गोरे ना बोले तब तक हम मानेंगे नहीं। एक तो मेरा दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं दुनिया को सर्विस दूं, पहली चीज तो वो होनी चाहिए। दूसरा, हमारा लोग ये क्यों नहीं आइडेंटिफाई सोच पाते हैं कि ये हमारा इंडिया जो है वो हब बने हेयर एंड ब्यूटी का। आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में काम करने के लिए, हमारे लोग काम करने के लिए जा ही नहीं पा रहे। अब वो टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन हमारे लोग जा ही नहीं रहे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस खोलूं? वर्ल्ड पूरा सोच सकता है कि हम इंडिया में खोलेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे खोलने के लिए, हम बाहर जाने के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं, मतलब मोस्टली मैं सारे सैलून ओनर्स की अगर बात नहीं कर सकता, बट मैं ये बोल सकता हूँ मैक्सिमम 99% सैलून ओनर्स मीन होते हैं, वो सिर्फ अपना देख रहे होते हैं। और जब आप अपना देखोगे तो आपको ग्रोथ कहाँ मिलेगी? आप ये आप इस पे से थोड़ा भ्रम निकाल दीजिए कि आप अपना ही सोचोगे और तो आपका काम बन जाएगा, ऐसे ग्रोथ नहीं होती। यू हैव टू गिव। अगर वो बहुत ही सिंपल सा एक मैथमेटिक्स हमने सुना है, मतलब टूवर्ड्स जब भी हम भी कहीं से भी सीखते हैं तो पता है कि अगर आप कुछ लाखों लोगों को सर्विस दोगे तो लाखों कमाओगे, अरबों को दोगे तो अरब कमाओगे। लेकिन आपको एक्चुअली अरबों से कमाना नहीं है, अरबों की सेवा करनी है। इतने बिलियंस ऑफ पीपल की सेवा करोगे, पैसा आपका बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसलिए तो बहुत सारे लोगों की ग्रोथ नहीं है, सैलून लाइन में तो है ही नहीं। और ऐसे अगर आप देखोगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई पर्पस नहीं है बिजनेस करने का। पर एक्चुअली अगर हम देखें तो जो नए सैलून ओनर्स हैं उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे हर चीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका ऑपरेशन कॉस्ट, जैसे अगर बात करें रेंट बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, सैलरी स्टाफ की बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, प्रोडक्ट के प्राइसेस हर साल बढ़ते हैं और कभी कभी साल में 2 बार भी बढ़ते हैं। मगर वो जो प्राइसेस चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, वो तो नहीं बढ़ते। और अगर बढ़ाए तो क्लाइंट उनको क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार अभी तो इतना था, अभी आपने इतना कर दिया। सो वो बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं। आप उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, आप जब बिजनेस करने जाते हो तो ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा? पहले तो सवाल यही आता है। राइट। आप तो सीधा कूद गए, तो कौन से भी आप पे कूदे? मतलब आपने क्या सोच के कूदे? मतलब ये कुछ भी कर लो चलेगा, सैलून है। तो पहले तो कूदे इसलिए हैं कि इन्होंने, देखिए अगर आप जिस दिन है ना रेंट पे शॉप लेते हो बिजनेस करने के लिए, तो ये सीरियस बिजनेस हो जाता है। अब आपने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत सारे, हम लोग जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था ना कि हस्बैंड्स ने अपनी वाइफ को डाल दिया था हॉबी के तरह। अगर हॉबी करनी थी तो दुकान क्यों डाला? क्योंकि दुकान अगर आप डालते तो सीरियस बिजनेस है। और आपको पता है सिर्फ आपकी वाइफ को बिजी रखने के चक्कर में अगर आपने सैलून उसको डलवा दिया है, अब ये तो नुकसान ही होने वाला है। अब ऐसे जितने लोग निकले फिर, तो आपको ये सीरियसनेस समझ में आना चाहिए। ऐसे ही इसको हम लोग ब्यूटी एंड वेलनेस नहीं कहते हैं, ये एक्चुअल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट बहुत जल्दी लाइसेंसिंग आ जाएगा सभी ब्यूटिशियंस के ऊपर भी कि आपको सही तरीके से काम करना है। आज अगर आप बोलोगे कि हर चीज में इन्फ्लेशन होता ही है, डेफिनेटली होता है, ये उनको ही प्रॉब्लम होती है जो कि सिस्टमैटिकली मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलते हैं।
उन्होंने आया, सोचा, कूद गए, बोला बहुत जनता है, 140 करोड़ की जनता है, हम कुछ भी कर लेंगे, किसको भी रख लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट लेके आओगे, किसी को क्लाइंट को पता नहीं चलेगा, अरे शेव ही तो करना है, अरे अरे फेशियल ही तो करना है, अरे हमको अरे इस पे पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, तो ये हालत हो जाती है फिर तो। सी अगर आपको हेयर इन ब्यूटी करना आता है, डजंट मीन यू आर एलिजिबल टू डू बिजनेस। अगर आपको हेयर इन ब्यूटी करना आता है, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल टू बिकम जस्ट अ टेक्नीशियन। बिजनेस एक अलग चीज है, हेयर इन ब्यूटी करना अलग चीज है, तो ये दोनों अलग चीज है, तो उसको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। कि कुछ कुछ लोग होते हैं, हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी वाइफ के हॉबी एज एन हॉबी सलोन खोल देते हैं, और इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डूबने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं है या इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल, या उतना पैशन नहीं है। बिल्कुल। कई लोग हैं जो जिनका पैशन भी है और वो सिस्टमेटिक तरीके से जाना चाहते हैं, तो इस तरह सेट फॉर्मूला के वो कौन सी लोकेशन पे अपना सलोन स्टार्ट करे। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता होगा कि रेसिडेंशियल कितना हो, कमर्शियल कितना हो, या कोई एक लोकेशन मॉल में ही चलेगा, स्टैंड अलोन चलेगा, या मार्केट में ही चलेगा, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हो। और पहले हमारी बात हो रही थी स्टेप्स, तो उस पर्सन के लिए कुछ स्टेप्स अगर आप बताओ ना कि क्या क्या स्टेप्स को, मैंडेटरी स्टेप्स को फॉलो करे, 4-5 एटलीस्ट 4-5, जिससे उसका सलोन स्टार्ट हो और उसको एक हेड स्टार्ट अच्छा मिले, यहाँ से उसके हाई चांसेस है कि यहाँ से उसको सक्सेस मिल जाएगा। ओके, देखो, मैं आपने जो सवाल पूछा कि फिर मेरा सवाल ये भी आएगा कि आप सलोन तो स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्यों है और किसके लिए है। तो अगर स्टेप्स भी बताना है तो मुझे आपको ये जानना मेरे को बहुत जरूरी होगा कि क्यों खोल रहे हो, किस लिए खोल रहे हो, केवल व्हाट इज योर पर्पस, मेक इट अ ब्रांड, जैसे कि फॉर व्हाई यू वांट टू मेक इट अ ब्रांड। प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रांड उसे क्यों बनाना चाहते हैं। आपने बोला मेरे को ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड तो वो अपने आप बनेगा जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस देगा। ओके, जैसे हम सभी लोगों का बिजनेस चालू करने के पहले 3 चीजों के ऊपर हम ज्यादा वेटेज डालते हैं, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर विजन एंड व्हाट आर योर वैल्यूज। बराबर, तो ही तो ब्रांड बनेगा। बिल्कुल। ओके, आज की तारीख में ब्रांडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। ओके, और परफॉर्मेंस उसी पे आता है जब भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि बॉस दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, अब ये 2 चीजें उसको पहले तो सेट करना बहुत जरूरी होगा, फिर ही वो आइडेंटिफाई, फिर ही मैं आपको ये बोल पाऊंगा कि उसका प्रॉब्लम क्या था। अभी चलिए, मैं अगर आपको बोलता हूं कि मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं ये देखता हूं कि ये मिडिल क्लास फैमिली है, इतनी परसेंटेज इंडिया में है, और इनकी इनकम जो है, उसकी सोर्स जो है वो बहुत लिमिटेड है। अब इनको मैं क्या सर्विस दूं, तो ऑब्वियसली आप कौन सी जगह पे जाओगे। आप अगर मुंबई में हो तो आप जू पे तो जाओगे नहीं, फिर आप मिडिल क्लास फैमिली चुनने जाओगे। अब मिडिल क्लास फैमिली में भी आपके टारगेट ऑडियंस होंगे कि डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बच्चे हैं, मैं उनको टारगेट कर रहा हूं, या फिर मैं सीनियर सिटीजन्स को कर रहा हूं, या फिर एडल्ट कैटेगरी को कर रहा हूं, या फिर मेल को कर रहा हूं, या फीमेल को कर रहा हूं, जो भी होगा, देन आपको वो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से उस एरिया में जाना होगा। बहुत सारे सैलून्स ऐसे भी हैं जो रेसिडेंशियल एरिया में बहुत अच्छा चल जाते हैं, बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं जो कि कमर्शियल में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे हैं कि कमर्शियल में भी नहीं है, रेसिडेंशियल में भी नहीं है, बट कोई ऐसी एंटिटी है उसके अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 स्टार होटल्स। अब मैंने ये भी देखा है कि जो मॉल्स के अंदर सैलून्स होते हैं वो अच्छे भी चल रहे होते हैं, और उसको हाई रिस्क भी होता है कि कभी भी मॉल में से लोगों का इंटरेस्ट उड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे स्टैंड अलोन सैलून्स होते हैं जो बहुत बढ़िया कर जाते हैं। ओके, क्योंकि उन्होंने लोकेशन अच्छी चुन ली थी। अब अच्छी चुनने का मतलब होता है कि इसमें भी पैरामीटर्स हैं कि भाई आपकी एरिया है तो 80% रेसिडेंशियल है, 20% कमर्शियल है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि 20% कमर्शियल, 80% कमर्शियल होना चाहिए, सिर्फ 20% रेसिडेंशियल होना चाहिए। मतलब पहले सिर्फ सैलून को सिर्फ ऐसा देखा जाता है कि नजदीक वाला ही सैलून मेरा सैलून है, बट अभी ऐसा नहीं रहा। बिल्कुल, अब लोग है ना बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है। ओके, तो ये एक पहली चीजें होती हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस, ऑटो, रिक्शा, ट्रेन, सब जगह पे लोग पहुंच सकें। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि लोगों ने पार्किंग कर ली, आप तक पहुंच गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पार्किंग तो नीचे बेसमेंट में कर ली, अब 4था माला चढ़ के जाओ, अगर लिफ्ट नहीं है तो और परेशानियां हैं। ओके, कभी कभी हमने ऐसे भी देखा है कि बारिश के टाइम पे पानी जमा हो गया है तो वहां पे एक्सेस की प्रॉब्लम हो गई है। तो
आप ये तो सारी चीजें तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको पता है कि मेरे को इन्हीं लोगों को सोल्यूशन देना है। बराबर। तो पहले तो आपको ये देखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा कि आपके जो लोग हैं, आप किसको सर्विस, किसका सोल्यूशन, किसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप हो। बराबर। तो वहां से कहानी शुरू होती है, फिर बाकी के सारे पैरामीटर्स आते हैं। और आपको, अगर आपने अपने क्लाइंट को समझ लिया, आप उसको कहीं पे भी खोल दोगे ना, क्लाइंट आपके पास जरूर आएंगे। ये इट्स लाइक अ स्कूल, कि अगर आपकी स्कूल है, वो आपको सही दाम में अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकती है, पीपल डोंट माइंड ट्रैवलिंग ऑल्सो फिर। राइट। तो अभी वो पहले जैसा सीन अब नहीं रहा। लोग बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया है, सबको एक्सेस मिल चुका है, और इंडिया में अभी तो रोड भी अच्छे बन रहे हैं। हमने लोकेशन अगर हमको चलो सही मिल गई, तो उसके बाद में क्या होगा कि हमको मतलब टीम को जब हम हायर करते हैं, तो वो हमको पहले टीम को डिस्कस करना है, टीम को हायर करना है और उनसे डिस्कस करना है कि ये हम काम करने वाले हैं, या लोकेशन हो गया उसके बाद हम टीम हायर करते हैं। एंड देन उसमें भी हम डिसाइड कैसे करें कि ये हम मेन को कैटर कर रहे हैं या वुमेन को कर रहे हैं, या ऐसा कुछ है कि इसमें से आपको यूनिसेक्स ज्यादा बेटर है या ओनली फॉर लेडीज ज्यादा बेटर है। देखो, हर चीज जो है वो सर्वे होती है। जो कॉर्पोरेट आती है ना, वो बहुत अच्छा रिसर्च और सर्वे करती है। उनके पास आजकल जो हम बोलते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। बिल्कुल। तो हर चीज जो है आज की तारीख में डेटा है। बिल्कुल। अब डेटा से ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एप्स होती हैं, इसके अंदर ये पता चल जाता है कि किसका इंटरेस्ट किसमें है। ओके, और उसमें उनको ये भी पता चल जाता है कि जब हम रिव्यूज देते हैं, तो वो भी पता चल जाता है कि किसकी नाराजगी कौन से सैलून में और कौन से सर्विसेज को लेके है। तो रिव्यूज, डेटाज, ये सारी चीजें आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वे का पार्ट बन जाता है पहले तो। ओके, अब दूसरी चीज मेरे को ये देखना चलेगा, अभी आज ही मैंने सैलून डाला है, तो मैं तो नया बच्चा हूं। अब मेरे को स्टार्टिंग में से मार्केट से मेरे को लोगों को उठाना पड़ेगा। अब उनको उठा के मेरे को जब मैं काम पे अपने पास रखूंगा, तो मेरी एक प्रॉब्लम भी है कि मेरे को प्रीमियम पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से छोड़ के आ रहे हैं, तो उम्मीद तो यही करेंगे कि हम आपको ज्यादा सैलरी दें। अब आपका सैलरी का भी एक बजट होगा। अगर 500 स्क्वायर फीट की शॉप है और अगर आपका 5 लाख रुपया ही इसमें से निकलना है, तो आपका सैलरी बजट कितना होगा? तो अगर आपका सैलरी बजट इतना है, तो उसके सामने आप इतना का ही बजट में स्टाफ रख सकते हो, सबको तो रख ही नहीं सकते हो। अब वहां पे आ जाती है दिक्कत, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में प्राइसिंग जो है वो बहुत हाई है, और आप जब लोगों को डालोगे उसके अंदर, तो एक में से मतलब अगर आपका बजट ही 50,000 रुपया है, तो मार्केट में तो हेयर ड्रेसर बोलते हैं मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। तो यहां पे हो जाती है गड़बड़। तो मेरे हिसाब से एक समय अभी आ ही गया है कि अगर आपको कुछ भी करना है, तो सोल्यूशन आप देखो। मैं मार्केट के अंदर एंट्री मैंने क्यों की? क्योंकि मेरे को एक प्रॉब्लम दिखा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने सैलून डाला है। अब ये जो प्रॉब्लम हुई है, तो हो सकता है यही तो वो स्टाफ है जिसके कारण हो रही है। अगर वो सही होते तो मेरे को आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देन आई हैव टू क्रिएट माई ओन टीम, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। वरना आप प्रीमियम जो यहां से ले रहे हो, आपका वो नुकसान ही करके जाएगा, बिकॉज पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। और वो आपके सैलून में आज की तारीख में जब आते हैं, वो आज देखो, अगर आज मैं सैलून डालता हूं मुंबई के कोई भी एरिया में, तो थोड़ी ना नए क्लाइंट पैदा होंगे। वो कौन है जो मेरे पास आए? वो लोग हैं जो पीड़ित है दूसरे सैलून से। अब ये दूसरे सैलून से पीड़ित है, तो इसका मतलब है कि स्टाफ ने तो अच्छा सर्विस नहीं दिया, इसलिए पीड़ित है, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब ये मेरे पास आए थे, अब वही सेम चीज मैं कर रहा हूं कि यहां वहां का स्टाफ में उठा के डाल रहा हूं, और मैं भी जो हूं, मेरे को भी क्या कुछ मतलब है नहीं उनसे। तो ये आज अगर आप देखो, जब भी सैलून खुलता है, उसके लिए क्लाइंट क्यों होता है? क्योंकि वो पीड़ित होता है पहले वाले सैलून से, और वो हमेशा नेक्स्ट सैलून पे जा रहा होता है। कहीं तो कोई ना कोई तो ब्लॉक लगाएगा, तो वो क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि ओके, इस सैलून में इस सैलून, ये 500 स्क्वायर फीट की शॉप के लिए मुझे 10 लोगों की जरूरत है, ये मैं बना लूंगा। जब वो बना सकेगा ना कि मैं 10 लोगों को ढूंढूंगा, तैयार करूंगा, या फिर जो भी हो सकता है, कि उसके एक पैरामीटर होंगे कि भाई ये क्लाइंट को सर्विस देनी है, क्या तुम ये कर सकते हो मेरे लिए? तब जाके अगर वो मैच होता है तो ठीक है। वरना हायरिंग आज की तारीख में ऐसा है, तुमको क्या करने आता है, कितनी सैलरी दोगे, कल से आ सकते हो या नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगेन योर सोल्यूशन इज योर हायरिंग। तो हायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हायरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल। और खुद की टीम बनाना इज बेटर देन
कॉम्पिटिटर से हायर करके वही स्टाफ को लेके आना, जिसकी वजह से क्लाइंट टूट के आपके पास आए। एग्जैक्टली मार्केट में तो ये हो रहा है कि आज एक स्टाफ जा रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है तो 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा ही मांग रहा होता है, वो ये नहीं मांग रहा होता है कि क्लाइंट एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं। बिल्कुल। तो पैसे के लिए ही सब लोग जा रहे हैं, पैसे के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। तो यस, इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज नाउ। मार्केट पूरा चेंज हो रहा है। हाँ, एक्चुअली ये अभी हमको आगे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है कि मार्केट चेंज हो रहा है जैसे आप बोल रहे हो, तो कैसे, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन जो आप फोरसी कर पा रहे हो, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में डे एंड नाइट आप मतलब हर बार आप किसी और सिटी में होते हो, किसी और सैलून ओनर से आपका डिस्कशन हो रहा था, कोई सेमिनार में होते हो, तो आपको डेफिनेटली इन एंड आउट पता है इस इंडस्ट्री का। तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में जो बाकी सैलून ओनर्स देख नहीं पा रहे हैं? क्या जैसे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी ऑब्सोलीट इसलिए हो रही है बिकॉज उधर एआई ने टेक ओवर कर लिया जी। सैलून इंडस्ट्री में डायरेक्ट एआई का इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता, बट क्या इनडायरेक्टली हो सकता है, या क्या दूसरे तरीकों से सैलून इंडस्ट्री हैम्पर हो सकती है, या किसी स्टाइलिस्ट का जॉब खतरे में आ सकता है? ये इसमें मुझे एक और चीज ऐड करनी जी। है। जैसे मैं देख रही हूँ इसको, फ्लो ऑफ इंडस्ट्री को। पहले एक ट्रेडिशनल बिजनेस था, ब्यूटी पार्लर्स होते थे, फिर इवॉल्व हुए, यूनिसेक्स सैलून्स आ गए। पहले लेडीज जेंट्स अलग होते थे, तो ऑलरेडी उनके लिए यूनिसेक्स सैलून ही एक चैलेंज हो गया बराबर, टू सर्वाइव। राइट। वो यूनिसेक्स सैलून्स जब और बड़े हुए, इवॉल्व हुए, तो फिर उसमें क्लासेस के लेवल पे डिस्टिंग्विश होने लगा। बिल्कुल राइट। अब उसके बाद हम देख रहे हैं और चैलेंजेस आ रहे हैं कि एक तो पब्लिक पीपल वांट टू ग्रूम, ये एक अच्छी चीज हो गई है लोगों में, यस, बट देयर आर और भी चीजें कि अब ब्यूटी एप्स भी आ गए। Right. तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रूम किया ही नहीं एंड माय पिक्चर्स आर गुड, Yes. तो आई डोंट वांट टू गो टू अ सैलून। बराबर, ये भी एक चैलेंज आ गया। Right. उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अब डोमैट्स भी अपने क्लिनिक्स बहुत ज्यादा खोल रहे हैं। बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा डायरेक्ट चैलेंज है Right. कि कई क्लाइंट होते हैं जो हेयर स्टाइलिंग तो करा लेते हैं, हाँ। अगर ब्यूटी में बोलते नो 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 वी गो टू दिस डोमैट, मेरा स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो मैं स्किन का नहीं लूंगी मैं। अब उसके अलावा भी वैक्सिंग वगैरह होता था, उसके लिए लेजर्स आ गए। राइट। और उसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आईवी ड्रिप्स शुरू हो गए हैं, तो जो सैलून्स आईवी ड्रिप्स दे रहे हैं, ग्लूटाथियोन वगैरह दे रहे हैं, उनमें मासेस हैं। तो इसको आप कैसे ये किस तरफ जा रहा है? फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज गोइंग वेयर? हाँ, ये बहुत ही अच्छा और मजेदार क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। देखो, पहले तो जो ट्रेडिशनल सैलून्स है ना, दे आर डाइंग। हाँ, ओके, वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया है फ्यूचर के लिए, बिकॉज वो देख ही नहीं पाए कभी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सैलून आज की डेट में सैलून के अंदर अगर आप देखोगे तो वो एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस के बाद तीसरी सर्विस के बाद वो जो प्रोडक्ट कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आई ना, वही उसे लगाने की वो कोशिश कर रहा था। ओके, अगर ये नया प्रोडक्ट है तो ये लगा दो, ये नया प्रोडक्ट आया तो ये भी लगा दो, ये नया प्रोडक्ट आया तो ये भी लगा दो। एक टाइम ऐसा होता था, जैसे होता था कि आप कोयला यूज मत करो, टूथपेस्ट यूज करो। अब टूथपेस्ट में भी कोयला है। हाँ। ऐसा वाला सीन है। ठीक है, तो सब इट इज ऑल अबाउट अ प्रोडक्ट गेम। ठीक है, तो यहाँ पे केयर नहीं था, इट वॉज जस्ट अबाउट लगा देते थे, चलो लगाते रहते हैं इसको। ओके, अब जैसे आपने कहा कि एआई आ रहा है, सारी चीजें चेंज हो रही है, तो जब पता चला सैलून के अंदर ये काम हो रहा है गलत, तो भाई वो गलत काम होने के बाद तो डॉक्टर के पास ही जा रहा था कि मेरे को ठीक कर दो, मेरा बाल बिगड़ गए, मेरे को एक्ने हो गया, पिंपल हो गया, रैशेस आ गए, ये वो, तो डॉक्टर के पास तो वैसे ही जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यहीं पे करा लिया करो अब। राइट। सो उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई हमारी एक गलतियों से, मतलब सैलून्स की गलतियों से। सी, सैलून में अगर कोई और बंदा कमाएगा तो पिछली गलती से कमाएगा। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं नया हूं, वो आगे के जो सैलून ओनर होते हैं उसकी गलतियों से आ रहे होते हैं। और गलतियां क्या होती है? इट इज ओनली अबाउट नॉट गिविंग सर्विस बट अबाउट मेकिंग मनी। सो जो प्रोडक्ट आता है चिपका दो। सी, दिस इज अ बॉडी, ये बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है कि कितना झेल लेगा। कलर भी झेलेगा तो कितना झेलेगा, कितना हार्श केमिकल यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, क्या क्या डाल सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। मतलब पहले मेरे को पता था कि आपके बाल बिगड़ गए हैं, आप इसको रिन्यूसी कर दो, इसको पावर डोज कर दो, फिर हेयर स्पा कर लो, फिर केराटिन कर दो, फिर स्मूथनिंग कर दो, सिस्टीन कर लो, ओलाप्लेक्स कर दो, बोटॉक्स कर लो। क्या है, मतलब एक बाल को क्या ही कर लोगे आप? मतलब पहले बाल मेरे अच्छे थे ही नहीं। मतलब मेरे को पता है जितने स्किन के लेयर नहीं है ना, उतने प्रोडक्ट्स के लेयर है।
आज की तारीख में सर्विस में। सी इफ यू जस्ट वांट टू मेक मनी तो आप कितना कर लोगे ना, क्योंकि देखो एट द एंड क्या है ना, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर पे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, क्या बच्चों का बजट 1000 रुपया है सैलून में जाने का? विल यू स्पेंड दैट मनी ऑन योर किड्स टू गो इनटू अ सैलून एंड स्पेंड 1000 रुपीज? Rarely, not every month. Not every month, but you are spending 1000 rupees on every month on mobiles EMI पे। आज की तारीख में मोबाइल ही 15,000 रुपए का है, तो 1000 रुपया महीने का EMI पे मोबाइल पे दे रहे हो, लेकिन सैलून में नहीं दे रहे हो। क्यों? सैलून इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल इंपॉर्टेंट हो गया। सी आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि देयर विल बी ऑलवेज एन इकोनॉमिकल शिफ्ट आएगा कोई ना कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट पे। एक जमाना था जब लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो सब लोग सैलून भी चले जाते थे, क्योंकि एक ट्रेंड भी बना था, नया नया बॉलीवुड में ट्रेंड आने लगे थे हेयर कलर्स के और फैशन के, लोगों ने वो कर लिया। फिर जब पता चला कि पैसा खर्चा ही करना है तो मोबाइल इज अ मच बेटर थिंग टू स्पेंड। फिर किसी को पता चला कि अरे मोबाइल से बेटर तो हॉलीडेज है, किसी को लगता है कि फूड है। तो स्पेंडिंग इज बेसिकली ट्रेंड, कि भाई ट्रेंड है, वो मजा आता है कि नहीं आ रहा है। आज मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का भी पैसा भरना है, मेरे को राशन के भी पैसा बनना है, मेरे को एजुकेशन का भी पैसा बनना है, मेरे को कपड़ों का भी बनना है, मेरे को मोबाइल का भी बनना है, मेरे को मेडिकल का भी बनना है, ओके, मेरे को मेरे सारे त्योहारों का भी भरना है, मेरे को लेन देन भी बहुत सारा है। तो देयर इज सो मच एक्सपेंसेस है यहाँ पे मार्केट के अंदर। हर चीज एक एक्सपेंस है, हर चीज एक एक्सपेंस है, और हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं अपना माल बेचूं। वहां पे कोई मार्केट के अंदर बाहर ग्रोसरी वाला भी बैठा है ये बोल के कि आज ये तेल ज्यादा लेके जाए। तो एक लिमिटेड इनकम में क्या ही वो खर्चा कर लेगा। तो हमें, हमारे पास एक अच्छा मौका था कि हम सैलून को है ना एक मेंटेनेंस यूनिट बना के चला सके, जो हमने नहीं बनाया। हमने इसको नीड के बदले वांट बनाने की कोशिश कर दी। अब वांट तो चेंज होते रहती है लोगों की। तो जहां सैलून, पहले सैलून्स जो थे ना वो नीड थे। मैं आईब्रो घर पे नहीं कर सकता हूं, मैं फेशियल कर सकता हूं, लेकिन वैक्सीन अगर मेरे को सही तरीके से मिले, ब्लीच मेरे को सही तरीके से मिले, जो ये केमिस्ट्री मेरे को यूज करके दे, हेयर कट। अब फॉर एग्जांपल सबसे बढ़िया चीज तो हेयर कट ही आज की तारीख में, मतलब सैलून की आइडेंटिटी इज अ हेयर कट, जो आज हमने ही खत्म कर दी 4000 रुपया ज्यादा के चक्कर में। अब बाल को कोई हजारों रुपया देके स्ट्रेट कर देगा तो कौन उसको काट के स्टाइल करेगा। सो मैंने तो ब्लॉक कर दिया 8 महीने के लिए एक क्लाइंट को। सो हमने ऑटोमेटिकली जहां नीड था उसको वांट करके हमने इसको बिगाड़ के रख दिया है। सो वांट तो ऐसी चीज है ना कि जितना जहां से मिले उतना कम है। अगेन मोबाइल इज ऑल्सो वांट, हॉलीडे इज ऑल्सो वांट, रेस्टोरेंट इज ऑल्सो वांट, मूवीज इज ऑल्सो वांट। वो नीड नहीं है। एंड सैलून टुडे इट हैज बिकम अ वांट। इसलिए मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, घर पे जाके आप सर्विस कर सकते हो। रिप्लेसमेंट है ना, तो वहां पे खतरा है। डू इट योरसेल्फ वगैरह भी आ रही है। Right. आई टोटली अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज मेरे को जो समझ में आती है वो ये है कि हेयर कलर करने के लिए कोई कोर्स की जरूरत तो है नहीं आज की तारीख में, अगर आपको ग्लोबली करना है तो। Actually. आपको अगर मार्केट में ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 3 स्टेप 4 स्टेप प्रोडक्ट्स हैं, आप खुद भी घर पे कर सकते हो। तो आपको सैलून में जाने की जरूरत कलर नहीं। वाले आ गए, शैम्पू कलर वाले आ गए। इजीएस्ट। ओके, एक ऐसा नहीं था कि वैक्सीन ही सैलून में हो रहा था। एक टाइम पे प्रोडक्ट्स होते ही थे जब आप अपने वैक्सीन खुद ही कर सकते थे, और आज भी एड्स आ रही है, राइट, वो भी बंद नहीं हो रहा है। सो रिप्लेसमेंट है हमारे सर्विसेज का, वो खतरा है। और वो खतरा इसलिए है क्योंकि सैलून में सही तरीके से सर्विस नहीं दी गई। तो लोगों ने सोचा कि यार वैसे ही लूट मच रही है, तो इससे अच्छा हम बेटर है हम प्रोडक्ट मंगा के घर पे कर ले। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमें अपने बेसिक्स पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए और उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे एक अगर हेयर कट है तो अ डर्मेट विल नॉट डू अ हेयर कट, और अगर उसको अगर हमारा यूएसपी बना ले कि ये इसके लिए तो यू विल हैव टू कम हियर ओनली, डेफिनेटली, देन योर सैलून इज गोइंग टू सर्वाइव। एब्सोल्युटली। अब देखो, अगर आप है ना क्लाइंट को समझ के अगर आप उसके लिए ना पूरा साल एक सिस्टम बना सकते हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपके अगर पास 500 रुपए भी है तो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका साल कैसे मेरे यहाँ पे निकले, हर महीने 500 रुपया डाल के।
तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी सर्विस उसे कब देनी है, सजेस्ट करनी है बेसिकली। पहले तो सजेस्ट करना है। सैलून्स में क्या हो जाता है, इसको हम एग्जांपल देते हैं बेकरी का। हम सभी लोगों को बहुत मजा आता है पेस्ट्रीज खाने में, तो अभी कोई नया बेकरी खुलता है या दिख जाता है तो हम एंटर करते हैं और हम देखते हैं कि शेल्फ में कौन से प्रकार की पेस्ट्री पड़ी है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हो बेकरी के अंदर, आपने एंट्री की है, सामने बहुत सारी पेस्ट्रीज पड़ी है और आप उसको पूछ रहे हो कि ये पेस्ट्री कौन सी है, तो बोलते चॉकलेट है। ये पेस्ट्री कौन सी है, तो उसको ये बताना चाहिए था ना कि ये पेस्ट्री कौन सी है। अब वो क्या कर रहा है, आप उसको बता रहे हो ये पेस्ट्री कौन सी है, तो वो बोल रहा है सर ये 1 किलो का केक पे ऑफर चल रहा है। फिर आप बोलते हो अच्छा ठीक है, फिर आप बोलते हो कि अच्छा ये पाइनएप्पल पेस्ट्री कितने की है, सर हमारे वेनिला केक के ऊपर 1 किलो के ऊपर एक फ्री है। ओके, फिर से आप ओके ठीक है, वो सजेशन वो बता रहा है, फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, बट ये जो स्ट्रॉबेरी वाला पेस्ट्री है ना, ये कितने का है। सर हमारे यहाँ पे देखो ये नया आया है चॉकलेट रफल, 1 किलो का केक है और इस पे 20% डिस्काउंट चल रहा है, आज नया लॉन्च है। ये सैलून में हो रहा होता है। बराबर। ओके, क्लाइंट गया है पेस्ट्री खाने के लिए, आप उसको 1 किलो का केक दे रहे हो, भाई किसका बर्थडे है एक्चुअली। तो हमने क्या किया है, क्लाइंट को हम लोग ने तोड़ना शुरू कर दिया खुद ही ने, उनको ज्यादा चीजों के, हमारे ज्यादा कमाई के चक्कर में। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर आप पैसे के लिए सैलून खोल रहे हो तो मत आओ, बिकॉज क्लाइंट आने वाला है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी कि आप उसको अच्छा केयर करो। हमने उसकी केयर के बारे में नहीं सोचा। अगर हम सेंसिटिव हो जाए थोड़ा क्लाइंट की तरफ, बिल्कुल, तो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। हाँ, मतलब उसके उसका बजट क्या है और उसी को लेकर हम हमेशा पूरा साल उसको बांधे रखे कि हाँ आपके बजट में ही होगा, एंड वॉट एवर इज योर नीड विल बी टेकन केयर ऑफ योर। ओके, यहां से थोड़ा और पीछे भी जाएंगे। सी, मेरे को पता है कि आज पोल्यूशन है, उसको केयर की जरूरत पड़ेगी, उसके बालों की केयर की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, बिकॉज ही इज बीन इफेक्टेड बाय ऑल द टॉक्सिक चीजें जो बाहर हैं। अब वाटर में देख लो, ठीक है, आप वाटर में इनटेक की बात नहीं कर रहा हूं, एटलीस्ट हम लोग नहाते तो हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज है। हमारे आज के तारीख में हम बहुत सारे हार्श चीजें यूज करते हैं जो केमिकली हार्श होते हैं, क्योंकि सस्ते भी होते हैं, ये भी हो जाता है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। पोल्यूशन ज्यादा है, ओके, हमारा फूड और लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, तो उनको केयर की जरूरत है, डेफिनेटली है। स्किन को है, अब स्किन को है तो क्लीनअप ही लगेगा। अब हम उसको बोलेंगे कि आप ये महंगा वाला 7,500 का फेशियल करवा लो, तो बोलेंगे कि 7,500 रुपए में तो मेरा महीने का ग्रोसरी आ जाएगा। वेरी ट्रू। या वो बोलेगी कि यार ये टाइम ईएमआई, पहले एक ही मोबाइल के होते थे, हस्बैंड के, फिर वाइफ के भी होने लगे, फिर बच्चों के भी होने लगे, अब माँ के भी हो रहे हैं, तो घर पे तो इतना ईएमआई चल रहा है। तो वो वहां पे कटौती करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेंड नहीं करना चाहते, फिर वो बोलते हैं कि ये मेरी नीड है या मेरे वांट है। अब मेरे को सिर्फ मेरी डेड स्किन को निकालने के लिए मैं उसको 7,500 की चीज दे रहा हूं, तो दिस इज ए सोल्यूशन। अगर मैं कहूंगा, अगर किसी लोगों को सैलून में आना है तो उसको इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो 7-8 हजार रुपए में फेशियल पहुंच चुका है, आप उसको फिर से 500-700 पे कैसे लेके आ सकते हो। तो फिर आप जरूर आइए सैलून इंडस्ट्री में, आपके लिए बहुत जगह है। तो यहां पे अगर वो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो पेस्ट्री खाने जाओगे या फिर केक, एक्चुअली ये मैटर करेगा। आज तो हमारी बातें जो हो गई काफी सीरियस हो गई जी। तो इसके अलावा एक्चुअली बिकॉज आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो और बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटी सैलून ओनर्स से आप मिलते हो, तो कुछ इंटरेस्टिंग किस्से अगर आप बता पाओ इनके बारे में, बिकॉज हम इनको जानते हैं ब्रांड की तरह, बट अप क्लोज आप जानते हो। जी, ये बात है 2008 की। उस टाइम पे ना नया नया ट्रेंड हुआ था, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स आ रहे थे और सबको ऐसा लग रहा था कि अगर हमको जॉब चाहिए तो हमको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। और सबको इंग्लिश का नया शौक चढ़ा था उस टाइम पे। ओके। तो ऐसा था कि उस टाइम पे एक ब्यूटिशियन थी, वहां पे काम कर रही थी, एंड उसको था कि मैं बड़े ब्रांड में काम कर रही हूँ, स्मॉल सैलून, ओके। लेकिन उसे एक अच्छा हो, ऐसा था कि मेरे को बड़े वाले सैलून में जाना है, लेकिन वहां पे जाने के लिए मेरे को इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। ओके। एंड उससे सब लोग परेशान थे, उसकी इंग्लिश से तो डेफिनेटली परेशान थे, मतलब मैं भी परेशान हो चुका था। जब भी मैं जा रहा था ना तो मेरे से इंग्लिश में ही बात करती थी, और पहले तो मेरे को समझना पड़ता था कि ये बोल क्या रही थी, वो क्या बोल रही है, क्या बोल रही है। फिर उसको उन्हें काफी टाइम तक बोला कि भाई
छोड़ दे यार, इंग्लिश में इंग्लिश बात मत कर, हिंदी में भी बात करेगी, तेरा काम अच्छा होना चाहिए, टेंशन मत ले। बट नहीं, उसको इंग्लिश में ही बात करना था। लेकिन वो बहुत काम में अच्छी थी, सब परेशान थे उसकी इंग्लिश से, लेकिन वो जिद्दी बहुत थी, मतलब वो उसको अपना जिद मना के ही छोड़ना है, ऐसा था उसका। तो अब ये बात हो रही थी, मैं उसको काफी, ये 6-7 महीने से तो हम लोग निकल गए थे, उसकी इंग्लिश को झेल ही रहे थे। फिर आई दिवाली की बारी। अब उसके दिवाली के एक दिन पहले उसे छुट्टी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है सैलून लाइन में तो एक्चुअली, और हम छुट्टी दे नहीं सकते क्योंकि क्लाइंट्स बहुत होंगे। और वो ब्यूटी की एक ही जन था उस टाइम पे, मतलब वही था, क्योंकि एक ही रूम था, ब्यूटी बेड था, तो उसे ही देखना था और उसे छुट्टी चाहिए थी और मैं दे नहीं रहा था। तो काफी घमासान चल रहा था। मतलब ये दिवाली है, उसके एक दिन पहले उसको छुट्टी चाहिए और हम बात करें उसके और एक दिन पहले की। ओके। और उसने मेरा जो कहते ना, मेरा जो दिमाग खत्म किया उसने, जब से मैंने पैर रखा, जब से मैंने छोड़ा सैलून, घर पे गया, उसने इतने मेरा सर खाया है उस पूरे उसमें, वो भी इंग्लिश में। ओके। ठीक है ना। अब मैं चला गया घर पे और फिर मैं बोला कि चलो ठीक है, अब मैं निकल गया घर पे और फिर मैं एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो गया था उसके, एक तो इंग्लिश से और उसकी वो जिद से, और मैं उसको दे ही नहीं रहा था छुट्टी। फिर मैं आके सो गया। अब सवेरे जब मैं उठा तो एक तो वहां पे इसका चल रहा था, और सवेरे जैसे उठा तो वाइफ को देखा तो अब इसके भी थोड़े तेवर अलग थे। ये रूठी लग रही है, ये मतलब मैं कॉफी दूं तो सामने उधर रख के चली जाए, ओके, और फिर कुछ और नाश्ता चाहिए तो जो मेरे को पसंद है वो बनानी है, तो ये इसका मूड और एक ऑफ है। फिर मैं बोला अभी इसको क्या हुआ, कल वहां पे झेल के अब इसको झेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो फिर मेरी वाइफ ने मेरे को बोल दिया कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो मेरे को छोड़ दो, मैं बोल दो मेरे को, मैं चले जाती हूँ अपनी डैडी के घर पे। मैं बोला इसको क्या हो गया, अब ये ऐसा क्यों बोल रही है, कल वहां पे उसने सर खाया, अब ये खा रही है सवेरे सवेरे। मतलब मेरा तो दिन ही खराब जा रहा है दिवाली। तो फिर बोला कि क्या हो गया इसको, और ये मेरा तो 1 घंटा निकल गया यही फिगर आउट करने के लिए क्या हो गया। तो फिर ये आई, इसने मेरे सामने मोबाइल रख दिया मेरा। अब उस टाइम पे तो कीपैड वाले मोबाइल होते थे, स्टार और वो यस दबाते थे तो अनलॉक हो जाता था। राइट। तो उसने मेरे को मैसेज दिखाया, वो जो ब्यूटिशियन थी उसने मैसेज डाला था इंग्लिश में, सर प्लीज लीव मी। फिर ये इसको टेंशन में, तेरा अफेयर चल रहा है, ये कौन है, ये बोल रही है सर प्लीज लीव मी। बोला रही है इसको इंग्लिश है, इसको लीव चाहिए। तो ऐसे किस्से होते थे जो हम घर तक लेके आते थे। तो है तो वो बहुत ही फनी सा इंसिडेंट था, लेकिन मेरे को भी थोड़ा ये कहते ना, मेरे लिए भी एक मिस्ट्री बन गई कि अभी घर पे क्या हो गया। तो ये इंग्लिश हानिकारक हो सकती है, और सभी लोगों को मैं कह दूं कि इंग्लिश सीखना अच्छी बात होती है, इसको लैंग्वेज की तरह लो, ओके, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, आपका काम बोलना चाहिए आपके लिए। ट्रू, वेरी ट्रू, सही बात। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हैं। सर एक किस्सा आपने बताया था, शायद आप याद है या नहीं, एक बार कोई सैलून का इनॉग्रेशन से पहले कुछ ब्लंडर हो गया। हाँ, ये तो बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट था। इनॉग्रेशन हमारा है, और जब क्या होता है, बहुत सारे सैलून ओनर्स का बजट होता है, उस बजट हिसाब में वो इंटीरियर्स बनाते हैं, और इंटीरियर्स में पता नहीं चलता रहता है कब कौन छोड़ के चला जाए और किसने कौन सा काम किया वो भी नहीं पता होता है। तो कोई सिंक नहीं होता, क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो उसको सब कुछ पता होता है, अंदर क्या है, क्या चल रहा है, किधर चल रहा है, कैसे बनाया है। तो यहाँ पे ऐसा था कि एक जन ने एक चीज फर्नीचर बनाई थी, दूसरे ने प्लम्बिंग की थी, तीसरे जन ने सिविल का काम किया, एक इलेक्ट्रिशियन का काम किया था, बिकॉज बजट मैटर कर रहा था उस टाइम पे। अब सीन ये हो गया कि एक ये शेल्फ लगाना था, और शेल्फ लगाने के टाइम पे अभी ओपनिंग है तो अभी हमको शेल्फ लगाना है। अब मतलब बाद में लगा देंगे, कोई जरूरत नहीं, अभी लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब बाद में लगा देना, क्या टेंशन है, अभी तो ओपनिंग है। मतलब नहीं, अभी तो लगेगा तो अच्छा लगेगा क्योंकि वॉल खाली लग रही है, तो ठीक है लगा दो। तो फिर वो इलेक्ट्रिशियन आए शेल्फ लगाने के लिए, कारपेंटर आया, उसने ड्रिल मारा तो वहां से पानी निकलने लगा। तो फिर पता चला कि यहाँ से एक पाइप जा रही थी जो कि शैम्पू स्टेशन से कनेक्ट कर रही थी, और वहां से फुहारे निकलने लगे। तो ऐसा भी होता है, तो ये बहुत जानना जरूरी है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो इंटीरियर्स को लेके, तो जितना हो सके, या आप अलग लोगों से भी करा रहे हो तो भी आपको प्लान पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लानिंग कैसा है सिविल का, क्योंकि एंड मोमेंट में आपको फिर भागना पड़ेगा। तो पानी रुका? हाँ, हमने सिर्फ नल बंद कर दिया। वो सिंपल सोल्यूशन वही है
कि आप नल बंद करो, तो क्योंकि ओपनिंग ही है तो बाद Right. में कोई शैम्पू वैम्पू कराएगा नहीं, तो कल से चालू होगा, तब तक हमारे पास इतना टाइम हो जाता कि हम वो लीकेज बंद कर पाए। Actually. सो हम लोग ने वो मेन उसका वाल्व बंद करके तब तक के लिए उसको रोक दिया। लेकिन वो इंसिडेंट बहुत अमेजिंग था, क्योंकि बहुत वो एक अलग ही था। क्योंकि ऐसे ब्लंडर्स नहीं एक्सपेक्ट करते। हाँ, ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ओपनिंग से जस्ट पहले। हाँ, क्योंकि आपको बहुत चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और आपकी ओपनिंग जो है वो आपकी इमेज भी है, तो आपको ये सारी चीजों का ख्याल रखना ही पड़ता है। और टीथिंग प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी, चैलेंजेस है, बट इसको है ना स्ट्रेस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पे की जो सिचुएशन थी, वो ओनर्स जो थे वो भी बहुत यंग थे, तो उन्होंने भी कभी स्ट्रेस में लिया नहीं इस चीज को। उल्टा मैं स्ट्रेस में था। कुछ मतलब मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि आपने बहुत छोटे छोटे सैलून ओनर्स के साथ में काम किया, उनको गाइड किया है, और आपने बहुत बड़े सैलून ओनर्स के साथ में भी काम किया है, तो दोनों के विजन या दोनों के काम करने के तरीकों में कुछ डिफरेंस होता है? जो छोटे ब्यूटी पार्लर को चला रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बड़ा ब्रांड को चला रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस ऑलरेडी है और वो आपको एज अ कंसल्टेंट हायर करते हैं, तो दोनों का जब आप उनको कुछ चीजें बताते हैं तो सुनने में कुछ फर्क होता है, तरीके में, इम्प्लीमेंटेशन में कोई फर्क होता है, या नेचर में? ओके, यस, फर्क तो होता है। हम लोग को ये स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि ओनर बड़ा कर सकता है या नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि दो ओनर्स की क्वालिटी होती है। एक ओनर है ना, जैसे कि अपने महीने का खर्चा निकालने के लिए कमा रहा होता है, Right. और दूसरा जो होता है ना, वो इंडस्ट्री बनाने जा रहा होता है। इसमें बहुत फर्क है। ओके, जब आप इंडस्ट्री बनाने जाते हो ना, तो आपका माइंडसेट कंप्लीटली अलग होता है। ओके, और वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, माइंडसेट में टू बिकम सक्सेसफुल यू नीड टू हेल्प अदर्स। फिर उसको हाँ, ये quote है ना। Successful. अब तो उसमें कैसा है कि उनको पता है कि मेरे को दुनिया के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। ओके, और तो उनका जो माइंड फ्रेम होता है ना, वो कंप्लीट देखने का नजरिया जो होता है कंप्लीटली अलग ही होता है। लेकिन जबकि मैं छोटा ओनर नहीं बोल सकता उसको कि ये छोटा सैलून है या ये बड़ा सैलून है। देखिए, बड़ा सैलून बड़ा है करके बड़ा सैलून नहीं होता। आप जितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो उतना आप बड़े सैलून कहलाते हो। और अगर आपका दिल इतना सा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा नहीं है, तो आप छोटे सैलून हो। इट इज नॉट अबाउट द साइज ऑफ द सैलून या फिर फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन हु इज स्टार्टिंग दैट सैलून। तो ये पूरा आपका मैटर करता है। बड़ा सैलून और छोटा सैलून बड़ी सोच और छोटी सोच के ऊपर होता है। Actually. अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपका बड़ा सैलून, आपकी सोच छोटी है तो आपका छोटा सैलून। छोटा सा. True. कुछ पॉपुलर मिथ्स जो इंडस्ट्री में बने हुए हैं, हम्म, अगर जिनके बारे में आप कुछ बोलना चाहे, जैसे कि एग्जांपल ये है कि ये मिथ है या रियलिटी, अभी आप ही बताओगे, कि ऐसा बोलते हैं कि सैलून खोलना है तो 6 महीने का ऑपरेशन कॉस्ट लेके साथ में चलो, जी। तो इज इट अ मिथ, इज इट रियलिटी कि ये सही बात है या नहीं, ये डेफिनेटली बजट का हिस्सा है कि अगर आप सैलून स्टार्ट कर रहे हो तो 6 महीने का एक्सेस पैसा लेके ही चलो। बिकॉज रिबन काटने से लोग भाग के आपके पास नहीं आएंगे कि चलो खुल गया, चलो चलो चलते हैं। Right. ओके, देखो, अगर आप स्टार्टिंग में अगर हम देखते हैं आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले चले जाए या 30 साल पहले जाए ना, तो लोग जो है ना बिजनेस करने में रिस्क नहीं लेते थे उस टाइम पे। तो आपके जो सेलर्स होते थे ना, वो बड़े कम होते थे, और सप्लायर्स ज्यादा, मतलब सेलर्स कम होते थे और बायर्स ज्यादा होते थे। और आज बाद में ऐसा समय आया कि सेलर और बायर इक्वल होने लगे। अब आज की तारीख में ऐसा है कि बायर है ही नहीं, सेलर ज्यादा है। Right. ओके, तो जब सेलर ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और आपका रिस्क जो होता है वो लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आपको हमेशा एक बजट प्लान करके चलना पड़ता है कि अगर 6 महीने तक क्लाइंट नहीं आए तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। लेकिन आपको 6 महीना पहले ही पता चल जाना चाहिए कि जिस दिन सैलून स्टार्ट करेंगे या उसके 6 महीना पहले से हमको क्लाइंट लाने की तैयारी कर देनी पड़ती है। जैसे फिल्म होती है, तो आज की तारीख में अगर आप देखोगे कि जो फिल्म्स होती है, जब पहला क्लैप होता है उसी टाइम से प्रमोशन शुरू हो जाता है उसका। Right. पिक्चर रिलीज होने के 1-2 महीना पहले से ही वो लोग अपना ट्रेलर्स दिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पिक्चर चल रही है, वो 1 महीने तक प्रमोशन भी चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। Right. तब जाके वो एक्सपेक्ट करेगा कि इतनी स्क्रीन्स पे लगी है तो इतने ऑडियंस मेरे पास आएंगे। लेकिन ऑडियंस भी देखो, अगर आप देखोगे, आपको आज फिल्मों में भी इतना आपको एंटरटेन करना पड़ता है ताकि वो हॉल तक आए, वरना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 1 महीने के बाद तो अवेलेबल है ही। True.
क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा बिकॉज ये सवाल जो आपने पूछा इसका थोड़ा एक एक्सटेंशन होगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल ओके देखो, अभी हमको है ना आज की तारीख में चाहे कोई भी ट्रेड में हो, खास करके मैं सैलून्स की इसलिए बोलूंगा क्योंकि देखो पहले तो है ना हर एक इंसान की जो कमाई होती है वो लिमिटेड होती है, कम ज्यादा परसेंटेज होगा लेकिन लिमिटेशंस तो है बहुत सारे लोगों की है। तो क्या करेगा वो बंदा पहले जिसकी लिमिटेशन होगी, वो पहले अपनी जरूरतों को आइडेंटिफाई करेगा और उसी के हिसाब से बजट में पहले तो चलेगा। उसका एक्सेस पैसा जो होगा अब ये डिसाइड करेगा कि उस टाइम पे उस वक्त पे जो उसके पास एक्सेस था व्हाट एक्साइटेड हिम टू स्पेंड दैट मनी। अगर मोबाइल ने एक्साइट कर दिया तो मोबाइल, अगर फिल्म ने एक्साइट कर दिया तो फिल्म, अगर रेस्टोरेंट ने एक्साइट कर दिया, कोई फूड ने एक्साइट कर दिया तो वहां पे चला जाएगा, कपड़ों ने कर दिया तो वहां पे चला जाएगा। अब ऐसा बड़े ब्रांड्स के साथ तो बहुत पॉपुलर हो जाता है, लेकिन सैलून का क्या, ये तो छोटा है। अब अगर उसने एक्साइटमेंट पैदा नहीं किया तो पैसा कहीं और चला जाएगा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस और अ प्रोडक्ट। जैसे बोला ना थिएटर मेरे को एक्साइट नहीं कर रहा तो मैं ओटीटी पे देख लूंगा, तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो ब्यूटी के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप सैलून में एक्साइटमेंट नहीं दोगे तो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद के हम ही खुद ही लगा देंगे। तो एक्साइटमेंट होना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये तो रही सैलून के ऑपरेशन कॉस्ट की बात। अब एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे सैलून वाले हमें बोलते हैं कि ये मिथ है या पता नहीं कि जो सैलून ओनर है उसको अगर नॉलेज नहीं हो तो उसको जो स्टाफ है ना वो बहुत उल्लू बना देता है, उसका बहुत नुकसान भी करता है। ये बोलकर के नहीं इसमें तो इतना ही कलर जाता है या इतना ही ट्यूब जाते हैं या ये ट्रीटमेंट में तो इतना ही प्रोडक्ट लगेगा, इससे नीचे होगा ही नहीं। और वो कहीं ना कहीं उस चीज को कैलकुलेट ही नहीं कर पाते और फिर उनके सर्वाइवल पे आ जाती है बात। तो ये कहाँ तक नहीं, ये बिल्कुल सही है बिकॉज बहुत सारे ओनर्स को बहुत सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। ओके बिकॉज कारण मैंने बिजनेस चालू क्यों किया था, पैसा बनाने के लिए, तो पैसा ही जा रहा है। फ्यूचर सैलून ओनर्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी? ये फ्यूचर जो है वो अभी और बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, तो मेरा सजेशन यही होगा सारे ओनर्स को कि पहले तो आप एक अपना पर्पस ढूंढ लीजिए कि आप ये सैलून में आए हैं तो क्या करने आए हैं। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके साथ साथ आपको हर पैरामीटर्स जो सैलून बिजनेस के अंदर है, चाहे वो आपके इंटीरियर्स को लेके हो, चाहे आपके प्रोडक्ट्स को लेके हो, चाहे आपके रेट कार्ड को लेके हो, चाहे आप जो ब्रांड्स यूज करोगे उसको लेके हो, आपके क्लाइंट्स को लेके हो, स्टाफ को लेके हो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को लेके हो, आपको हर चीज जो भी आप स्टेप उठाओ तो कैलकुलेटिव भी होना चाहिए, एक वो है क्रिएटिव भी होना चाहिए और इम्प्रेसिव भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो रिजल्ट आए तो रिजल्ट को फ्लॉन्ट नहीं करना है, हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि एटलीस्ट क्लाइंट हमारे इधर पैर रख रहा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग बिकॉज मेरा हमेशा मानना रहा है कि ओनर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या फिर आप क्लाइंट को द बेस्ट दीजिए या फिर शटर डाउन कर दीजिए। दोनों में से एक ऑप्शन में से आई थिंक सो सबसे बेस्ट तो यही होगा कि क्लाइंट को बेस्ट सर्विस दे दीजिए। राइट, वेरी ट्रू। एक सवाल आपसे मैं भी पूछना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। ठीक है, हम बात करते हैं सैलून बिजनेस मैनेजमेंट की, तो 1 या 100 करोड़, 1 करोड़ या 100 करोड़, नहीं 1 या 100 करोड़ सैलून बिजनेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो 1 या 100 करोड़, विच वन वुड यू चूज टू गो फॉर? 100 करोड़। 100 करोड़ ज्यादा करके सैलून ओनर्स के दिमाग में यही रहता है 100 करोड़ कमाने हैं। मैं बोलूंगा नहीं, डोंट गो फॉर द 100 करोड़, गो फॉर द नंबर 1 बनने की कोशिश करो। अगर आप हर चीज में नंबर 1 बनोगे आपका काम बहुत अच्छा होगा, 100 करोड़ अपने आप बन जाएंगे। तो बाय प्रोडक्ट है, तो नंबर 1 बनने की कोशिश कीजिए। जो भी फील्ड में आप हो उसमें नंबर 1 बनना है, वही एक्चुअली मंत्र है। राइट, बहुत बढ़िया मंत्र है ये तो। थैंक यू। जैसे वो आमिर खान ने मूवी में बोला है, काबिलियत के पीछे भागो, कामयाबी अपने आप पीछे आएगी। वेरी ट्रू। तो ये था फाइनल पार्ट ऑफ द 2 पॉडकास्ट। आई होप कि हम इन 2 पॉडकास्ट के जरिए आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे पाएं और ये नॉलेज आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आए। अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम इन पॉडकास्ट में नहीं दे पाए तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उसे ज़रूर कवर करें।
और अगर आपकी कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या पहचान वाले इस सैलून बिजनेस में हैं तो उनके साथ ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको बहुत हेल्प हो। अगर हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए हम आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर कंटेंट। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन बूस्टर की तरह काम करता है ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आ पाएँ। So please like, share and subscribe.